Hi guys, so let's start बच्चों, let's start with the first chapter का रिविजन, that is introduction to strategic management. So सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर 1 का रिविजन करना है. तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो यहाँ पर ना मैं आपको एक इंडेक्स जैसा बना के दे देता हूँ कि ये पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. अगर आपको इसका पता चल जाएगा ना कि ये पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा. सो ये पूरे चैप्टर में ना हम लोग 6 चीज़ें पढ़ने वाले हैं. पहली चीज़ जो पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस पॉलिसी. ज़रूरी नहीं है मैं यही ऑर्डर में आपको पढ़ाऊँ, बट ये पूरे चैप्टर में हम लोग ये 6 चीज़ रिवाइज करने वाले हैं. सो बिजनेस पॉलिसी है, फिर है मैनेजमेंट, फिर आ जाता है अपना सब्जेक्ट का नाम, दैट इज स्ट्रैटेजी पहले आती है. फिर आ जाता है अपने सब्जेक्ट का नाम, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. फिर आ जाता है वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बहुत सारे लोग ना स्ट्रैटेजिक लेवल्स भी बोलते हैं. तो आप वेरियस लेवल्स बोलो या स्ट्रैटेजिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलो. एंड लास्ट में आ जाता है SM इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्या होगा ये? SM इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर आप काउंट करोगे ना पूरे चैप्टर 1 में हमें सिर्फ 6 कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है. कितने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है? 6 कॉन्सेप्ट्स पे. सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, लेट्स स्टार्ट इंडिविजुअली. एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, रिवाइज करते हैं फटाफट से और देखते हैं कितने टाइम में आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो. जैसे मैंने बोला, मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहो, रिपीट आफ्टर मी. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट बच्चा. बिजनेस पॉलिसी को नहीं, पहले मैं मैनेजमेंट पढ़ाना चाहता हूं, फिर मैं स्ट्रैटेजी पढ़ाना चाहता हूं, फिर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाना चाहता हूं. ठीक है? सो वी विल चेंज द ऑर्डर. लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट फर्स्ट. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का सिंपल मतलब अगर मैं बोलूं ना, तो इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है. मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड इन 2 ways. इट कैन बी अंडरस्टूड इन 2 senses. एक फ्रॉम पीपल्स पर्सपेक्टिव, एक फ्रॉम फंक्शंस पर्सपेक्टिव. क्या होता है पीपल्स पर्सपेक्टिव, फंक्शंस पर्सपेक्टिव? अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप काम तो नहीं होता. काम करवाने के लिए कौन होते हैं? कोई इंपॉर्टेंट लोग होते हैं. तो वो जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं की ग्रुप ऑफ पीपल. क्या बोलते हैं उसको? की ग्रुप ऑफ पीपल. तो की ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. ऐसे लोग जो बिजनेस का देखरेख करते हैं, देखते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, कौन सा बिजनेस, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मार्केट, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए. ये सेंटेंस जो भी मैं बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, वापस, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन whom? इज डिपेंडेंट ऑन द कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट. तो अगर हमारा मैनेजमेंट काबिल है, हमारा मैनेजमेंट ईमानदार है, तो वो ऐसे डिसीजंस लेगा जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल ईयर्स में अपने आप को संभाल पाएगा और आगे आने वाले ईयर्स में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो पाएगा. सो ये पहला एस्पेक्ट है. मैंने बोला ना मैनेजमेंट को 2 एस्पेक्ट में समझा जा सकता है. पहला एस्पेक्ट क्या है? कि it is a key group of people who are in charge of the affairs of the business. The survival and success of any organization is dependent on the character and competence of the management. दूसरा क्या? functional view. It is a set of interrelated functions and processes. आपने अगर सीखा होगा, सीखा ही है सबने है कि मैनेजमेंट एक फंक्शन भी है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है. तो ये सब क्या है? एक फंक्शन है. किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का. और ये एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है. तो ये सब क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस. और ये क्यों कैरी आउट किया जाता है? इट इज कैरीड आउट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो हमारा काम है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा गोल्स है, वो अचीव करने के लिए मैं प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक सब काम करूंगा. सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल व्यू. सो लेट्स रीड दिस. एक बार फटाफट से ना मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से वर्ड्स आपको याद रखना है और वो एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको वो वर्ड्स. ठीक है?
सो देखो मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड इन टू सेंसेस, बरोबर कि नहीं? पहला कौन सा? पीपल व्यू। दूसरा कौन सा? फंक्शनल व्यू। तो पहले भी पीपल व्यू क्या होता है? क्या होता है पीपल व्यू? की ग्रुप। और ये की ग्रुप का क्या जिम्मेदारी है? इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स। यस और नो? यस। फिर देखो क्या लिखा है, सर्वाइवल एंड सक्सेस लार्ज एक्सटेंट किस पे डिपेंडेंट है? कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखना पड़ेगा। तो कभी कभी कोई कोई पूछता है सर मैनेजमेंट क्या काम करता है, तो उनका क्या काम है मालूम है? टास्क है उनका। क्या टास्क है? कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाए, कि काम ठीक से हो, कि मेरे जो मैनेजर्स है, लोअर लेवल मैनेजर्स है, मेरे जो एम्प्लॉइज है, क्या वो काम कर रहे हैं? आर दे यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज प्रॉपरली? आर दे टेकिंग द करेक्ट डिसीजंस, ऑपरेशनल डिसीजंस? ये सब आपको देखना है। बाय अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज स्कैटर्ड है, रिसोर्सेज क्या हो सकता है? मनी हो सकता है, मटीरियल हो सकता है, मैन पावर हो सकता है, सब स्कैटर्ड है, वो सबको इकट्ठा करके लेकर आना ताकि हमारा काम ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कैरी आउट कर सके। तो ये था हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट व्यू। विच व्यू? पीपल्स व्यू। सेकेंड व्यू फंक्शनल व्यू। क्या होता है फंक्शनल व्यू? देखो लिखा है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरीड आउट बाय द मैनेजमेंट। क्यों? टू अटेन द ऑब्जेक्टिव, सो दैट वी कैन रियलाइज आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा लक्ष्य है, हम वो अचीव कर सके। और ये फंक्शंस कैसे हो सकते हैं? प्लानिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमने पढ़ लिया। क्या ये डिफिकल्ट था? नो, ट्राई रिवाइजिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों, स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? आपने कभी सुना है स्ट्रैटेजी का वर्ड? इनफैक्ट आपने भी बहुत बार स्ट्रैटेजी लगाई होगी। आपने बहुत सारे गेम्स खेले तभी आपने स्ट्रैटेजी लगाई होगी, पढ़ाई करते वक्त स्ट्रैटेजी लगाई होगी, बिजनेसमैन भी स्ट्रैटेजी यूज करता है। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? स्ट्रैटेजॉस, विच मीन्स समथिंग टू डू विथ वॉर। एक वॉर के जमाने का ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम अपना ऐसा कुछ रणनीति बनाए, ऐसा कुछ चाल चले कि हम अपने दुश्मन को हरा सके। ऐसा कुछ मैं कर दूं कि मैं अपने दुश्मन को क्या कर सकूं? हरा सकूं। और ये युद्ध के टाइम का, वॉर के टाइम का कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है। तो कोई बोलेगा इसका बिजनेस में क्या काम? आप मुझे बताओ ना, बिजनेस आज के जमाने में कैसा है? एक वॉर के जैसा ही तो है, जहां पर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को हराने के लिए अलग अलग रणनीति कर रहा है, अलग अलग चाल चल रहा है, अलग अलग स्ट्रैटेजी बना रहा है, बरोबर कि नहीं? सो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग क्या बना रहा है? स्ट्रैटेजी बना रहा है, ताकि वो अपने दुश्मनों को, दुश्मन मतलब कॉम्पिटिटर्स को, राइवल्स को क्या कर सके? हरा सके, और मार्केट में अपना पोजीशन एस्टैब्लिश कर सके। तो वो ऐसे ही मिल जाएगा उसको? क्या वो वेलकम है इंडस्ट्री में? आजा आजा साथ में मिलके धंधा करते, ऐसा कोई बोलता है? नो। वंस यू एंटर इनटू द बिजनेस, इंडस्ट्री में आप आ जाते हो, तो बाकी के कॉम्पिटिटर्स आपकी कोशिश करेंगे कि आप मार्केट से क्या हो जाओ, जल्द से जल्द निकल जाओ। तो यही हम लोगों को बताता है स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली ना बच्चा, यहां पर 3 डेफिनेशंस मैंने लिखे हैं आपके लिए। आपको कोई भी एक याद रखना है, 2 याद रखोगे तो भी चलेगा, बट मैंने 3 क्यों रखा है यहां पर? क्योंकि इससे आपको ना कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है स्ट्रैटेजी का। क्या पता चलता है? कैरेक्टरिस्टिक। एंड अभी कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो फिर वो क्या होगा पता है? या तो वो आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन 6 याद है, वहां पर वो पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने तीनों लिखा है, बट आपको तीनों याद नहीं करना। मैं तो बोलता हूं 2 याद करो, मेरे को तीनों याद है, बट आप 2 याद करो, जो भी कंफर्टेबल लगता है। मैं तो तीनों रीड करूंगा आपके लिए, ठीक है? सो क्या है पहला डेफिनेशन? पहला डेफिनेशन है स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज, आज के लिए नहीं, लंबे समय का प्लानिंग है ये, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। क्या होता है ब्लूप्रिंट? आपने अगर देखा रहेगा, ऑब्जर्व किया रहेगा, जब भी कोई भी घर बनाता है, कोई भी बिल्डिंग बनाता है, क्या डायरेक्टली बना देता है? नहीं, उसके लिए पहले क्या करता है? वो स्ट्रक्चर बनाता है, पेपर पे प्लान बनाता है, फिर वो अप्रूवल्स लेता है,
फिर अथॉरिटीज अप्रूवल देने के बाद वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, बरोबर कि नहीं? वैसे ही स्ट्रैटेजी क्या, एक रणनीति है जो पहले कागज पे बनेगी, लॉन्ग टर्म की रणनीति कागज पे बनेगी। किस चीज के लिए? ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तीन चीजें बोलूंगा बच्चा। डिजायर्ड इमेज, वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं। डायरेक्शन, वो किस रास्ते चल रहे हैं वो इमेज पाने के लिए। एंड लास्ट में डेस्टिनेशन। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज, मेरे साथ रिपीट करो आप लोग घर पे बैठे बैठे। स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। ठीक है, ये पहला डेफिनेशन था। दूसरा डेफिनेशन जो मैं चाहता हूं आप लोग याद करो मेरे साथ, विलियम एफ ग्लुएक का डेफिनेशन है ये। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सिंपल बोला कि अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लुएक, स्ट्रैटेजी इज अ प्लान। बट ये प्लान कैसा प्लान है मालूम है? यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान है ये। तीन वर्ड्स, UCI, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान। क्यों बनाया? डिजाइंड, प्लान बनाया, लिखा। क्यों बनाया ये? डिजाइंड टू अश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है हम वो अचीव कर सके। तो इसके लिए बनाया है ये। सो पहला डेफिनेशन अगर आपको याद है तो सेकेंड डेफिनेशन भी याद हो जाना चाहिए। पहला वाला डेफिनेशन क्या था फटाफट? स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। दूसरा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लुएक क्या होता है स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू अश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड। फिर एक और डेफिनेशन है, क्या है वो थर्ड डेफिनेशन? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। ये गेम प्लान है, प्लान है सब। और ये गेम प्लान कौन बनाया? मैनेजमेंट ने बनाया। सो स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। क्यों? ताकि मैं मार्केट में अपना पोजीशन बना सकूं। क्या कर सकूं? मार्केट में अपना पोजीशन बना सकूं। क्या कर सकूं? ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकूं, काम कर सकूं। मैं कैसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, कौन से मार्केट में जाऊंगा। टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर्स, ताकि मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकूं। पहले मैं उनको अट्रैक्ट करूं, फिर बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विसेज से उनको खुश करके वापस वो मेरे पास आए। टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर्स। फिर कंपीट सक्सेसफुली, compete successfully and to have a good position in the market। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मेरे साथ, फिर आप देखना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपने ये तीन डेफिनेशंस याद किया ना, ऑटोमेटिकली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है। इट इज derived from a Greek word, it is derived from a Greek word which means generalship। जैसे हमारे वॉर में कैसे मेजर जनरल होते हैं जो दिशा देते हैं, ऑर्डर देते हैं अपने किसको? अपने जो भी वॉर के सोल्जर्स है उनको। वैसे ही बिजनेस टुडे इज लाइक फाइटिंग अ वॉर। आज बिजनेस एक युद्ध के जैसा है। एंड दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द डायनामिक एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में काम हो रहा है वो बदल रहा है, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। एवरी बिजनेस विल मेक यूज ऑफ स्ट्रैटेजी टू फेस द ट्रिक्स ऑफ द एनिमीज। तो आप ऐसे ही चाल चलोगे जिससे आप अपने दुश्मनों को क्या कर सको? हरा सको। सो ये तीन डेफिनेशन की बात कर रहा था गाइज मैं। ये तीनों में से कोई भी आप दो डेफिनेशन याद कर लेना। मैं तो बोलता हूं तीनों कर लो, इजी हो जाएगा। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी देखो लिखा है, इट इज डिफाइंड एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज का? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। किस चीज का? इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। कोई मुझे पूछेगा इमेज मतलब व्हाट इट वांट्स टू बी, कैसी कंपनी बनना चाहते हो आप? टेस्ला मोटर्स का नाम लेता हूं तो कैसी कंपनी दिमाग में आ रही है? व्हाट इट वांट्स टू डू एंड वेयर इट वांट्स टू गो। तो ये है हमारा पहला डेफिनेशन।
सेकेंड डेफिनेशन, विलियम एफ ग्लूएक ने क्या बोला? अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइंड टू अश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड। एंड तीसरा डेफिनेशन क्या है? ये गेम प्लान है। किसने बनाया ये गेम प्लान? मैनेजमेंट ने। क्या बोलकर बनाया? टू टेक द मार्केट पोजीशन, अपना काम करना, कॉन्डक्ट इट्स ऑपरेशंस, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, कंपीट सक्सेसफुली, एंड लास्ट में क्या? अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप देखोगे तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन। अगर आप देखोगे ना गाइस, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। अभी आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हो? वो डेफिनेशन से रिलेट कर सकते हो। पहली बात तो बताओ, क्या स्ट्रैटेजी आगे के बारे में नहीं सोचना था? था ना? वी वर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, राइट? स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, इजंट इट? सो इफ स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग हुआ कि नहीं हुआ? यस। सेकेंड, करंट पोजीशन से, जो भी हमारा पोजीशन है, ताकि हम उससे और बेटर कर पाए, इसीलिए तो चाल चलते, इसलिए तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बरोबर कि नहीं? इवन दो आई एम डूइंग वेल, आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स, माय सेल्स आर राइजिंग, फिर भी मैं कोशिश करूंगा ना कि और कैसे मेरा सेल्स बेटर हो सके, और कैसा मेरा रेवेन्यूज इंक्रीज हो सके, और कैसा मेरा कॉस्ट कम कर सकूं, और कैसा प्रॉफिट्स मार्जिन इंप्रूव कर सकूं। ये सब सोचेंगे कि नहीं? एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोचेंगे। तो इसीलिए डिजाइन्ड टू मूव टू द डिजायर्ड फ्यूचर पोजिशन। सो अगर मैं Hyundai हूं, तो मेरे को पता है कि मेरा मार्केट शेयर 17%, 18% है, तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना ये बढ़ के अगले आने वाले 3 साल 5 साल में ये 20%, 21% हो जाए। अदरवाइज किया मोटर्स तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, इतने कम टाइम में उसका मार्केट शेयर बहुत बढ़ गया है। तो ऐसा हो सकता है। सो पहला था फॉरवर्ड लुकिंग, दूसरा है डिजाइन टू मूव टू द डिजायर्ड फ्यूचर पोजिशन। ये प्रेगमेटिक और फ्लेक्सिबल है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेगमेटिक? प्रैक्टिकल है ये। प्रैक्टिकल का मतलब ऐसे हवे में बात नहीं करेंगे हम लोग सोच समझ कर बात करेंगे। सो इट इज प्रेगमेटिक एंड फ्लेक्सिबल। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल? जैसा सिचुएशन आएगा ना, हम अपने स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल। जैसे जैसे समय आएगा, वो समय के हिसाब से, हम सिचुएशन के हिसाब से क्या करेंगे? अपने स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। ये वाला पॉइंट ना गाइस इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग एक डिटेल में क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। दैट स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। पार्टली प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि मैं पहले से ही प्लान कर रहा हूं, प्लानिंग इन एडवांस। अभी फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का सपना है, विजन है, फिर आप प्रेजेंट में कुछ कर रहे हो, मिशन है, तो उसके बेसिस पे आप आने वाले टाइम में अपने आप के लिए क्या करना चाहते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू विश टू पोर्ट्रे योरसेल्फ। तो उसके लिए आप क्या करते हो? पहले से ही प्लान करते हो कि मैं आगे जाकर अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होगा, उसके पहले मैं प्रोएक्टिवली कुछ काम करना चाहता हूं। और जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिवली काम करती है, प्लानिंग इन एडवांस करके कोई स्ट्रैटेजी बनाती है, तो उससे उसका मार्केट पोजीशन भी इंप्रूव होता है, उससे उसका सेल्स भी इंक्रीज होता है। तो प्लानिंग इन एडवांस इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव। बट क्या हरदम मैं प्रोएक्टिव रह सकता हूं? पहले से मैं प्लान कर सकता हूं? नहीं। कभी कभी कुछ फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, जिसमें हम भी होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमने अपना स्ट्रेंथ देखा, हमने अपना वीकनेस देखा, मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखा, उसके बेसिस पे हमने प्रोएक्टिव कुछ किया। बट एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आने की वजह से हमें अपने स्ट्रैटेजी में भी क्या करना पड़ सकता है? चेंजेस लाना पड़ सकता है। सो इसीलिए हरदम प्रोएक्टिव नहीं हो सकता, कभी कभी हमें क्या होना पड़ता है? रिएक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। सो इंस्टीट्यूट आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एक सिचुएशन दे देगा और वो सिचुएशन के बेसिस पे बोलेगा कि डिस्कस द स्ट्रैटेजिक अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन एंड विच अप्रोच इज सुपीरियर। तो आपको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के बारे में बात करना पड़ेगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। बट आपको यह समझना पड़ेगा कि दोनों करना जरूरी है, कोई एक तो नहीं कर सकते। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट हैव एंटायरली प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल।
एंड पूरा पूरा अगर आप रिएक्टिव रहोगे तो आपको मार्केट में जो पोजीशन चाहिए, कॉम्पिटिटिव पोजीशन चाहिए, आप बेटर बन सको, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, इसीलिए आपको दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। सो स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। So strategy is a combination. It is partly proactive in nature and partly reactive. क्योंकि environment uncertain है, you don't know what will happen tomorrow. So depending on what will happen tomorrow, I may have to change the strategy. तो modify the strategy. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, partly proactive and partly reactive. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। So क्या था पहला कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपको याद है तो इट इज फॉरवर्ड लुकिंग, डिजाइन टू मूव टू योर फ्यूचर पोजीशन, प्रेग्मेटिक एंड फ्लेक्सिबल, पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट टू व्हाट? साउंड, अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। आप ऐसे बोलो, एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप मेरे लिए स्ट्रैटेजी बना दो, और उसको बोलो फिर जैसे ही उसने स्ट्रैटेजी बना दिया और फिर हम बोल देंगे मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट अभी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, टाटा बाय बाय, ऐसे बोल के चलेगा क्या? डू यू थिंक इट विल बी इनफ जस्ट टू हैव अ स्ट्रैटेजी? मैनेजमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा? नो, इनफैक्ट आपको मैनेजमेंट का ज़रूरत लगेगा। हैविंग अ स्ट्रैटेजी इज वन थिंग, बट वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा। जो प्लान बनाया उसको इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो इंप्लीमेंट करने के लिए कौन मदद करेगा आपको? आपका मैनेजमेंट। आपको गाइड करने के लिए कौन रहेगा? मैनेजमेंट। पॉलिसीज बनाने के लिए कौन रहेगा? मैनेजमेंट। सो स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। स्ट्रैटेजी विल हेल्प अस, नो डाउट, बट वो सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे लिए। सो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत रियलिस्टिक है। क्या हरदम हमारी स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो सकती है? क्या कोई भगवान है यहां पर? नो, nobody is perfect. So how can you say, if nobody is perfect, how can you say a strategy which is made by someone is perfect? It can never be. So a strategy can never be a perfect strategy. It can never be a flawless strategy. कुछ ना कुछ गलती हो सकती है उसमें। तो आपको आर्ट ऑफ पॉसिबल के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, व्हाट इफ इट डजंट वर्क? आई शुड हैव अ बैकअप प्लान, आई शुड हैव 2-3 स्ट्रैटेजीज वेटिंग। अगर ये काम नहीं किया तो कुछ और, वो स्ट्रैटेजी काम नहीं की तो कुछ और। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने आबरा का डाबरा बोला और आपका काम हो गया। नहीं, आपको बहुत सोचना पड़ता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करते हो? स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है ऐसे कि आपने आबरा का डाबरा बोला और स्ट्रैटेजी बन गई। ये जादू की पुड़िया नहीं है। एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी हर जगह यूज होती है, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी यूजेस स्ट्रैटेजी। सो इट्स एप्लीकेशन इज यूनिवर्सल, एवरीवेयर इट इज यूज्ड। तो ये था बच्चा हमारा स्ट्रैटेजी। सो एक क्वेश्चन है जो मेरे को चाहिए मैं आपके साथ डिस्कस करूं, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहां पर ना बच्चा डायरेक्टली मैंने आपको बोला है क्वेश्चन, बट बिलीव मी एग्जाम में वो आपको सिचुएशन के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं। यमी फूड्स टेस्टी फूड्स बुक में है, तो वो उसी का एग्जाम्पल है। अभी रिसेंटली एग्जाम जो हुआ था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, रेस्टोरेंट का बारे में पूछा था। एक ने प्रोएक्टिव यूज किया, एक ने रिएक्टिव यूज किया है, तो आपको बताना है। और उसमें अगर पूछा विच इज सुपीरियर, always remember having a proactive strategy is better than having a reactive strategy. तो out of the two which is superior? Proactive is superior. ठीक है? So देखो क्या लिखा है पहले, do you agree with this statement strategy is partly proactive partly reactive? Yes. तो आपको क्या करना है, आपको ना बच्चा पहले proactive के बारे में लिखना है। What do you understand by proactive? फिर अब मैंने बताया ना आपको, I'll tell you how to answer। पहले आपको proactive क्या होता है बताना, reactive क्या होता है बताना, फिर आपको क्वेश्चन को आंसर करना। ठीक है? सो इन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? विल एनालाइज द पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियोज एंड क्रिएट अ फ्रेमवर्क आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रोसीजर एंड वर्क ऑन दीज स्ट्रैटेजीज।
तो पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग इन एडवांस, बरोबर, एनवायरनमेंट सिनेरियो देखकर। बट बोलो ना, क्या सिर्फ प्रोएक्टिव हो सकता है? नहीं, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। सो इन रियलिटी नो कंपनी कैन फॉरकास्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एग्जैक्टली। कोई एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि यही होगा। कोई भगवान है? नो। एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान्ड इन एडवांस, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट द मूव्स ऑफ राइवल फर्म्स, कस्टमर का बिहेवियर या टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए? रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज। इसके लिए हम रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। सो देयर कैन बी अ सिग्निफिकेंट डिविएशन बिटवीन व्हाट वाज विजुअलाइज्ड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो आपको अपने स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ सकता है? थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ सकता है। सो स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ पॉसिबल चेंजेस. There can be a significant or major strategic changes when the environment demands. So it is based on unanticipated events. तो अगर कुछ unanticipated events के वजह से बदलाव लाना पड़ा, कोई environment में change हो गया, कोई नए competitor ने आ गए, कोई customer का preference change हो गया, कोई नई technology आ गया, तो उसके लिए क्या आप पुराने product बेचते रहोगे? No, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. So such as competitor strategy या market change हो गया, which requires changes in the planned strategy is called as reactive strategy. So reactive strategy is triggered by the changes in the environment. तो reactive strategy कब use होता है? जब कोई environment का factor change हो जाता है and provides ways and means to cope with the negative factors to take advantage of the opportunity. Hence, strategy is partly proactive and partly reactive. तो यही ना बच्चा, यहां पर एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है. अगर आप देखोगे तो यही डायग्राम नीचे एक्सप्लेन किया है. ठीक है. सो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया? अगर आपने ऑब्जर्व किया तो मैंने मैनेजमेंट पढ़ा दिया आपको, मैंने आपको स्ट्रैटेजी पढ़ा दिया. अभी क्या पढ़ना है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सब्जेक्ट का नाम. सो व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? So strategic management is a managerial process. सबसे पहला वर्ड तो आपको यही याद रखना पड़ेगा. It is a managerial process. 5 चीजों का मैनेजरियल प्रोसेस है गाइस ये, 5 चीजों का. सबसे पहला, डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन. सपना देखना है मुझे कि मैं कैसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहता हूं इन 5 years टाइम, 10 years टाइम, 20 years टाइम. वेयर डू आई सी माई सेल्फ 20 years फ्रॉम नाउ? मेरी कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी? I want to be the most preferred company, जो भी मैं बिजनेस करूं. सो ये मेरा पहला पॉइंट है, डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन. बट क्या लगता है बच्चा, ये विजन बनाकर छोड़ देना होता है? नहीं, विजन को अचीव करने के लिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, जिसको मैं बोलता हूं ऑब्जेक्टिव्स. सो यस, आई नो आई वांट टू बी द बेस्ट इन द बिजनेस 20 years फ्रॉम नाउ. बट उसके लिए क्या, कुछ ना कुछ तो आज करना पड़ेगा ना. आई विल ट्राई टू मेक स्मॉल टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा. सो पहला था सपना देखा मैंने, उसके बाद मैंने वो उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना दिए. सो मैंने क्या बनाया? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सो आई हैव अ स्ट्रैटेजिक विजन, आई डेवलप्ड अ स्ट्रैटेजिक विजन. फिर उसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया. फिर एक बार ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपको क्या लगता है मैं क्या करूंगा? आई विल क्राफ्ट और फॉर्म्यूलेट अ स्ट्रैटेजी. मैं स्ट्रैटेजी बनाना चालू करूंगा कि कैसे मैं अपने आप को मोस्ट प्रेफर्ड कंपनी बना सकता हूं 10 years फ्रॉम नाउ, 20 years फ्रॉम नाउ. सो दैट इज क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी. क्या स्ट्रैटेजी सिर्फ बनाने से हो जाएगा काम? नहीं, मुझे उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी. एंड लास्ट में बच्चा, अगर आपने क्राफ्ट कर दिया था स्ट्रैटेजी, आपने एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट कर दिया, क्या आपको लगता है इंप्लीमेंटेशन एकदम अच्छे से जाता है? नो, आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा कि अगर आपने जो इंप्लीमेंटेशन किया है, इफ एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क. बट अगर कुछ आपके फेवर में नहीं हो रहा या आपने जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हो रहा, यू विल हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस, इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेरेवर रिक्वायर्ड. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 5 पॉइंट्स है.
सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। ये तो डेफिनेशन के पहले ही आपको पता होना, इट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। 5 चीजों का। कौन सी चीजों का मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ? नंबर 1, डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन। नंबर 2, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 3, क्राफ्टिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। नंबर 4, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी। नंबर 5, इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेरेवर डीम्ड अप्रोप्रिएट। तो ये था बच्चों हमारा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अभी इसके साथ आपको और 3 क्वेश्चंस यहां पर पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर आपको पढ़ना है मेरे साथ नीड, बेनिफिट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एंड फिर मेरे साथ आपको पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो चलो शुरू करते हैं बच्चा ऑब्जेक्टिव से। 2 ऑब्जेक्टिव्स है यहां पर, 2 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सिंपल लैंग्वेज में बोलो बच्चा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब एन एज ओवर योर राइवल्स। आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर हो। कस्टमर्स आपके पास क्यों आते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास क्यों नहीं जाते? द रीजन, वो रीजन ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के वजह से है। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज किया तो आपको क्या मिला? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट यू कैन आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स एंड यू कैन क्रिएट बेटर रिलेशंस विद योर कस्टमर्स, ताकि कस्टमर्स आपके पास आए, कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाए। नंबर 2, जो एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, एनवायरनमेंट मतलब द सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, पॉलिटिकल सिनेरियो, एनवायरनमेंटल सिनेरियो, क्या ये सेम रहता है? नहीं, चेंज होते रहता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर बदलाव आता है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है पता है? आपको गाइड करता है कि अगर ये चेंज हुआ तो इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर एक फैक्टर एनवायरनमेंट का चेंज हुआ तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स अस गाइड थ्रू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो वो बदलाव को हम कैसे डील करें, ये सिखाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? इफ आई मे आस्क, वी हैव 2 ऑब्जेक्टिव्स। पहला, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर 2, टू गाइड थ्रू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो चलो ये पढ़ लेते हैं पहले। देखो लिखा है टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और सेकेंड, टू गाइड द कंपनी थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। बरोबर कि नहीं गाइस? यस। तो एक बार जरा फटाफट से मुझे बता दो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैं भी आपके साथ रिपीट करता हूं, आप भी बता दो मुझे। यस, बोलो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ 5 थिंग्स: डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting of strategies, implementing the strategy, and initiating corrective adjustments wherever deemed appropriate. Perfect. Objectives क्या क्या है? 2 objectives. Create competitive advantage and दूसरा to guide the company through the changes in the environment. अभी बात कर लेते हैं बच्चा इंपॉर्टेंस, नीड और बेनिफिट्स की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। ये ना बच्चा 7 पॉइंट्स है, और जनरली ना बच्चे को 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता ना तो दे डिसाइड देमसेल्व्स कि 5 मार्क के लिए पूछा तो 5 ही पॉइंट लिखेंगे। नहीं, आपको 7 के 7 पॉइंट लिखने हैं। उन्होंने ऐसे बोला ना कि राइट एनी 5 नीड, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, तो ही 5 लिखो, अदरवाइज यू राइट 7 पॉइंट्स। ठीक है, बड़ा ही सिंपल पॉइंट है बच्चा, बड़ा ही सिंपल। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के वजह से ना मुझे डायरेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? डायरेक्शन। So strategic management will give us direction, helps us in getting direction. दूसरा, ये मुझे प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं बनाता। प्रोएक्टिव होना बेटर है ना, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मुझे प्लानिंग इन एडवांस करने पे फोर्स करता है। प्लानिंग इन एडवांस कर, प्लानिंग इन एडवांस कर।
तो ये पहला पॉइंट क्या था, डायरेक्शन देता है, रास्ता दिखाता है, प्लानिंग इन एडवांस करवाता है, दैट इज प्रोएक्टिव बनाता है, ये मुझे क्रूशियल डिसीजंस लेने में फ्रेमवर्क देता है। क्या देता है, फ्रेमवर्क देता है मुझे ये। सो इट गिव्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस। फिर ये फ्यूचरिस्टिक है, अगर आपको याद है बच्चा, डेवलपिंग अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ व्हाट, स्ट्रैटेजिक विजन डेवलप करना। तो ये आज के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बेसिस पे आज हम प्लानिंग कर रहे हैं प्रोएक्टिव बन के। सो ये फ्यूचरिस्टिक है। एंड इसके वजह से हमारे को क्या मिलता है मालूम है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। हमसे गलती होने से बच जाता है क्योंकि हम अलर्ट हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। सो इट हेल्प्स अस अगेंस्ट पिटफॉल्स। मिस्टेक जो महंगा हो सकता है उसको अवॉइड करने में मदद करता है। सो इट हेल्प्स अस मेकिंग अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स, इट हेल्प्स अस इन अवॉइडिंग कॉस्टली मिस्टेक्स। इसके साथ साथ वो हमारे को कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में मदद करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोर कॉम्पिटेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना, ये डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, बट उसको पढ़ने के पहले मैं अभी बता देता हूं कोर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है। दो मिनट में बता देता हूं। और ये कोर कॉम्पिटेंस आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में मदद करती है। सो व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंस? कोर कॉम्पिटेंस मतलब सम यूनिक स्ट्रेंथ और यूनिक कैपेबिलिटी विच यू पोजेस एंड अदर्स डोंट पोजेस। आप में कुछ ऐसी बात है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी बात है, आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसी बात है, आपके मार्केटिंग में कुछ ऐसी बात है जो किसी और में नहीं है, और उसके वजह से कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, कॉम्पिटिटर से नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसके लिए भी आपको मदद मिलती है। तो ये क्या था बच्चा हमारे लिए, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं बच्चा ये क्वेश्चन के भी, कि क्या क्या आपको कीवर्ड्स है जो लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विल गिव डायरेक्शन टू द कंपनी, ये आपको डायरेक्शन वर्ड लिखना ही पड़ेगा। फिर इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। फिर ये फ्रेमवर्क देता है सारे बड़े डिसीजंस लेने के लिए। फिर हमारे को फ्यूचर को फेस करने के लिए, जैसे मैंने बोला ना, फ्यूचरिस्टिक बनाता है हमें, तो ये फ्यूचर में पाथ फाइंडर बनाता है, नए नए रास्ते, अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये हमें बड़ी बड़ी गलती करने से रोकता है, इसको हम लोग कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। फिर हमारे बिजनेस में लंबी उम्र होती है, हमारे बिजनेस बहुत सालों तक चल सकता है, बहुत सारे बिजनेसेस आपने ऑब्जर्व किया रहेगा बहुत सालों तक चलते हैं। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और क्या करता है, कोर कॉम्पिटेंस डेवलप करता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करता है, बरोबर। तो ये था बच्चा हमारा इंपॉर्टेंस। लास्ट क्वेश्चन है ये वाले पार्ट का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज लिमिटेशंस। Now what do you mean by limitations? कुछ ड्रॉबैक्स, 4 ड्रॉबैक्स है। अभी यहां पर भी ना स्टूडेंट्स बोलते हैं 4 ही पॉइंट्स चारों के चारों लिखने पड़ेंगे। हाँ, आपको चारों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या याद रखना है आपको ये याद रखना है, सबसे पहली बात तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में है, क्या लगता है वो स्टेबल रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला? नहीं, उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे चेंजेस आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसको समझ पाना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर मैं एनवायरनमेंट को ही नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं कैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करूं? सो ये मेरा पहला ड्रॉबैक है। समटाइम्स द एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट, बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है उसमें, मैं क्या करूं? सेकेंड, बहुत ही खर्चा होता है यहां पर, इट इज अ कॉस्टली अफेयर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सस्ता नहीं है, आपको आउटसाइड कंसल्टेंट्स, एनालिस्ट बन रखने पड़ेंगे, एडवाइजर्स रखने पड़ेंगे। सो इट इज अ कॉस्टली अफेयर। तीसरा, टाइम कंज्यूमिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा तो है नहीं कि आप आज बोले कल आपको उसका रिजल्ट्स मिल जाएगा, आपको उसका एनालिसिस करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाकर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस।
और आप मेरे को बताओ, क्या आप अकेले ऑर्गेनाइजेशन हो जो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं? नो, देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हु आर डूइंग दिस। सो आपको नहीं लगता बच्चों, अगर बाकी के लोग भी कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो? नो। सो इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन यू एस्टिमेट कि आपका कॉम्पिटिटर क्या रिस्पॉन्ड करेगा आपके स्ट्रैटेजी को? नोबडी कैन डू दैट, राइट? तो यही 4 पॉइंट्स है बच्चे, 4 पॉइंट्स। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। एनवायरनमेंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स है और टर्ब्यूलेंट है। फिर महंगा है, कॉस्टली है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स। तो अभी तक आपने ऑब्जर्व किया ना, अराउंड 40-45 मिनट्स हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। एक मैनेजमेंट पढ़ लिया, एक स्ट्रैटेजी पढ़ लिया और एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ लिया। तो 6 कॉन्सेप्ट में से 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अभी और 3 पढ़ना है। तो चलो नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या होता है स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन? आपने ना बच्चा जूनियर कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड 12th में आपने पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट सीखा होगा। पिरामिड स्ट्रक्चर, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल। अभी वही स्ट्रैटेजिक लेवल्स में उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल बिजनेसेस में है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में है, वो जनरली ये पिरामिड स्ट्रक्चर फॉलो करती है। मतलब वहां पर 3 लेवल्स होंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। पहला लेवल राइट एट द टॉप ऑफ द पिरामिड होगा कॉर्पोरेट लेवल, फिर बीच में होगा बिजनेस लेवल और लास्ट में होगा फंक्शनल लेवल। समझाता हूं। ऐसे सोचो बच्चा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 12 अलग अलग बिजनेसेस है। कितने बिजनेसेस है? 12 डिफरेंट बिजनेसेस, 16 बिजनेसेस, 12 बिजनेसेस ऐसे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या वो अकेले सब काम कर पाएंगे टॉप मैनेजमेंट? नो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये पिरामिड स्ट्रक्चर फॉलो किया। कॉर्पोरेट लेवल में कौन आता है? कॉर्पोरेट लेवल में आते हैं चेयरमैन, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप कॉर्पोरेट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, इसको हम लोग कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स बोलते हैं। फिर अलग अलग बिजनेस को संभालने के लिए, तो सपोज मेरा हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, मेरा होटल्स का बिजनेस है, तो उसको संभालने के लिए एक बंदा। फिर अगर मेरा एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस है, उसको संभालने के लिए एक। आईटी का बिजनेस है, उसको संभालने के लिए एक। तो अलग अलग बिजनेस को संभालने के लिए इंडिविजुअल बिजनेस मैनेजर रखा है मैंने। तो उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस मैनेजर या डिविजनल मैनेजर। तो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल मैनेजर, और हर बिजनेस को संभालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया मैंने। क्या बना दिया? अलग अलग डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसका? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो तो आप मार्केटिंग मैनेजर हो। मतलब कौन से मैनेजर हो? फंक्शनल मैनेजर। फिर अगर आप एचआर देखते हो, ह्यूमन रिसोर्स, तो आप एचआर मैनेजर हो। आप फाइनेंस देखते हो, पैसे देखते हो, तो आप फाइनेंस मैनेजर हो। आप प्रोडक्शन देखते हो तो प्रोडक्शन मैनेजर या ऑपरेशंस मैनेजर भी बोलते हैं कोई कोई लोग। तो आई होप आपको ये समझा। तो ये 3 लेवल्स है। अभी इंस्टीट्यूट आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज रिगार्ड्स टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या इंस्टीट्यूट आपको पूछेगा डिस्कस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपको एक पर्टिकुलर लेवल के पूछ सकते हैं या आपको तीनों के बारे में पूछ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो आपको उस हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। सो अभी कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ये तीनों के बारे में हमको एट लेंथ डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देखो लिखा है अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंपीट्स इन सेवरल डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। तो अगर आप बहुत सारे बिजनेसेस में हैं, सो इधर क्या होगा? इट विल हैव अ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। तो एक अकेला बिजनेस को संभालने के लिए मैंने एक बंदा रखा है, तू ही संभालिए बिजनेस को। अगर आप ये पिरामिड देखोगे तो इफ यू ऑब्जर्व हियर, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। सो कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन आता है? जैसे मैंने बोला सीईओ, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। तो ये जो भी डिसीजंस लेंगे ना, ये टॉप लेवल का डिसीजंस लेंगे, जिसको हम लोग स्ट्रैटेजिक डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रैटेजिक डिसीजन। क्या होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ये आगे के चैप्टर में आप सीखोगे मेरे साथ, ठीक है। तो क्या काम है, देखो लिखा है द प्राइमरी टास्क, उनका काम क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजर का प्राइमरी टास्क क्या है, टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइज। तो मेरी 12 कंपनी हो या 16 कंपनी हो, 12 बिजनेसेस हो या 16 बिजनेसेस हो, मैं ये बिजनेसेस को कैसे बड़ा करूं, ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या यूज करूं मैं। सो आई विल ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैं क्या करूंगा, हर एक का विजन, मिशन, गोल बनाऊंगा। हर एक के लिए मिशन क्या होना चाहिए, उसका गोल क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, वो दे दूंगा मैं। फिर कौन सा बिजनेस करना चाहिए, व्हाट बिजनेसेस वी शुड बी इन। फिर जो बिजनेस में जाना चाहिए उसके हिसाब से मुझे रिसोर्सेज देने पड़ेंगे उनको, उतना पैसा, उतना टेक्नोलॉजी, उतना मटेरियल उनको अवेलेबल करवा के देना पड़ेगा। फिर मेरे को स्ट्रैटेजी बना के देनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बना के भी देनी पड़ेगी और इंप्लीमेंट भी करके देनी पड़ेगी। किसके लिए? सबके लिए, टू कवर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। फिर लास्ट में मुझे लीडरशिप भी देनी पड़ेगी। जैसे कैप्टन होता है एक शिप का, लीडर जैसा खड़ा होता है, वैसे ही चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स लीडर है, जिसको बाकी के लोग ऑब्जर्व करके क्या करेंगे, वो स्ट्रैटेजी को आगे लेकर जाएंगे। सो हम लोगों ने देखा कॉर्पोरेट लेवल में कैसे हम लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर की। अभी बिजनेस लेवल मैनेजर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। पहली बात तो इट विल कंसिस्ट ऑफ हुम, जनरल मैनेजर्स और डिविजनल मैनेजर्स एंड स्टाफ। तो क्या होता है उनका काम, जो भी टॉप मैनेजमेंट ने, जो भी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट ने बोला है, उसने जनरल स्टेटमेंट दिया था। किसने जनरल स्टेटमेंट दिया था? टॉप मैनेजमेंट ने, कि आप हमारा सेल्स 5% से इंक्रीज करो, हमारा रेवेन्यूज बढ़ना चाहिए बाय 5%। अरे कैसे बढ़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी यूज करना है, कौन से प्रोडक्ट में चेंजेस लाना पड़ेगा, कितना मार्केटिंग करना पड़ेगा, ये सब अकेले थोड़ी ना डिसाइड कर सकते। आपको बिजनेस लेवल मैनेजर डिसीजन लेगा, फिर उसके बाद फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस लेगा, राइट। सो टू ट्रांसलेट द, देखो लिखा है जनरल स्टेटमेंट इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी। तो जो भी टॉप मैनेजमेंट ने जनरल स्टेटमेंट दिया था उसको कॉन्क्रीट एक्शन प्लान में लेके आने का काम किसका? बिजनेस लेवल मैनेजर्स का। फिर the strategic role of business level manager, that is the head of division, is to translate the general statement of direction and intent that come from the corporate level into concrete strategy for individual businesses। तो जो भी टॉप मैनेजमेंट ने बोला उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, वो सब का प्लानिंग कौन करेगा? मैं अपने बिजनेस के लिए मैं करूंगा। मेरे 16 बिजनेसेस थे, चेयरमैन ने बोला 16 बिजनेसेस को कि हमको 5% से सेल्स इंक्रीज करना है, तो हर एक बिजनेस अपने हिसाब से सोचेगा कि कैसे हम अपने बिजनेस में सेल्स इंक्रीज करें, क्योंकि अगर ये सेल्स इंक्रीज होगा तो ही ओवरऑल हमारा रेवेन्यूज इंक्रीज होगा। द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज टू सपोर्ट द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। और याद रखना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स और लॉसेस फॉर द बिजनेस। बिजनेस लेवल मैनेजर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिजनेस। सो अगर आप होटल्स बिजनेस के मैनेजर हो तो यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट बिजनेस और डिवीजन। एंड लास्ट, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में क्या होगा, सारे डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स हो सकते हैं। उनका काम क्या है, वो सिर्फ एक फंक्शन पे ध्यान देंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक छोटे से फंक्शन पे। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस मैनेजर है और एक बंदा है जो मार्केटिंग मैनेजर है, तो होटल्स बिजनेस का वो मार्केटिंग देखेगा, होटल्स बिजनेस का मार्केटिंग, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशन सच एज ह्यूमन रिसोर्स, परचेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, सो ऑन। तो ये सब एग्जाम्पल्स थे। और उनका क्या काम होता है, वो ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएंगे टू डेवलप
such functional strategies in their area that will help the strategic objectives set by the business and the corporate level managers. तो जो भी अभी मार्केटिंग सेल्स मुझे बढ़ाना है, कॉर्पोरेट लेवल ने बोल दिया 5% से सेल्स इंक्रीज करो, तो हमारे बिजनेस लेवल मैनेजर्स तो स्ट्रैटेजी बना रहे कि सेल्स बढ़ाना है, बट उसके लिए फंक्शनल मैनेजमेंट भी क्या करेगा, ज्यादा मार्केटिंग करेगा, सेल्स टीम ज्यादा सेल्स करेगी, प्रोडक्शन टीम ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, परचेस टीम ज्यादा परचेस करेगी, फाइनेंस टीम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगी रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी में. यस और नो? तो यही है ये. फंक्शनल मैनेजर्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू फॉर्मुलेट द रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजी. तो सबसे ज्यादा जो जरूरी इंफॉर्मेशन होता है कस्टमर से कौन डिलीवर करता है, हमें फंक्शनल डिपार्टमेंट. इसलिए बिजनेस लेवल मैनेजर जो भी स्ट्रैटेजी बनाना है वो पहले किसके साथ डिस्कस करता है, फंक्शनल टीम के साथ, क्योंकि दे आर क्लोजेस्ट टू द कस्टमर. हमारा सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम कंटिन्यूस फीडबैक लेता है कस्टमर से, उनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं, व्हाट आर देयर व्यूज, व्हाट आर देयर रिव्यूज, व्हाट आर देयर फीडबैक, उसके हिसाब से हम अपना आगे का प्लान करते हैं. इफ दे लाइक द प्रोडक्ट वी विल श्योरली डू मोर बेटर, और अच्छा करके देने की कोशिश. अगर उनको प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा लग रहा है, वील हैव टू मॉडिफाई, वील हैव टू मेक सम चेंजेस. सो ये था बच्चा हमारा स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अभी हमको पढ़ना है, तो ये 4 पार्ट्स हो गए हमारे. अगर आप देखोगे ना, इफ यू ऑब्जर्व, वी हैव कंप्लीटेड मैनेजमेंट, वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रैटेजी, वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड दिस. अभी हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक छोटा सा पार्ट दैट इज बिजनेस पॉलिसी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ना बच्चा आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है. व्हाट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, डू द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, इवन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो यूज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. कैसे? आपको नहीं लगता बच्चा यहां पर जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का विजन, मिशन होता है, गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वैसे एक एनजीओ का, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई सपना होगा. पैसे कमाना सपना नहीं है, सोसाइटी को सर्व करना. क्या पता कोई अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने का सपना हो किसी का, बरोबर कि नहीं? तो ऐसा सपना भी हो सकता है उनका. सो जस्ट लाइक एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी तो सपना हो सकता है, तो उनको भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए. वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड टारगेट्स होता है, वैसे इनका भी तो टारगेट होगा ना कि ये साल में मेरे को 100 फैमिलीज को इंपैक्ट करना है पॉजिटिवली, 100 फैमिलीज के बच्चों को मुझे फ्री में पढ़ाना है. हो सकता है कि नहीं? हो सकता है. सो सेकेंड पॉइंट भी हो गया कि इवन दे हैव ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स जस्ट लाइक एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा, क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने देते हैं? उनको अच्छा लगता है कि उनके रिसोर्सेज वेस्ट हो? नहीं, वो क्या कोशिश करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. तो यहां पर भी तो सोचते हैं ना कि हम भी अपना रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो. यस. एंड जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पैसों के लिए डिपेंडेंट होती है बैंकर्स के पास, इंस्टीट्यूशन के पास, शेयर होल्डर्स के पास, वैसे ही नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आउटसाइड फाइनेंसिंग पे डिपेंड करती है, वो भी डोनेशंस पे डिपेंड करती है, वो भी गवर्नमेंट के ग्रांट पे डिपेंडेंट है. तो आपको क्या लगता है आप और मैं ऐसे ही किसी को भी पैसा दे देंगे? नो. हम देखेंगे कि वो एनजीओ एक्चुअल में जेन्युइनली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ही मैं पैसे दूंगा, राइट? तो आप मुझे बताओ कैसे मुझे पता चलेगा? अगर आपने एसएम यूज किया है तो आई विल कम टू नो दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन, दिस हैज रियली मेड अ चेंज इन द सोसाइटी, तो मैं इनको पैसे दूंगा. तो ऐसे ही एसएम यूज हो सकता है कहां पर? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. बरोबर. देखो यही लिखा है बच्चा यहां पर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इवन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैव मिशन ऑब्जेक्टिव्स, बरोबर कि नहीं? तो इनको भी डायरेक्शंस चाहिए होता है, इनको भी चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज ठीक से यूटिलाइज हो. जो भी मैं हाईलाइट करो बच्चा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बरोबर, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके. इनको भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, फिर इनको भी पैसे की जरूरत है, तो एनपीओस को भी पैसे की जरूरत है. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, एक अच्छा मीडियम बनता है कि पैसे अरेंज कर सके वो, फॉर डेवलपिंग एंड जस्टिफाइंग द रिक्वेस्ट फॉर
द फाइनेंशियल सपोर्ट। तो बच्चा ये एक कॉमन क्वेश्चन था जो कि आपको पूछ सकता है कि व्हाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नीडेड इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। अभी इंस्टीट्यूट ने ना 3 और पॉइंट्स दिए हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जहां पर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज हो सकता है। तो हमें वो तीनों को भी पढ़ना है। आई विल गिव यू ट्रिक कि कैसे आपको ये तीनों को याद रखना चाहिए। हर एक को समझने के लिए आई विल गिव यू एग्जाम्पल। अगर आप वो एग्जाम्पल समझ लोगे तो आप उसका आंसर भी लिख पाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्यों जरूरत है, इसका आंसर करने के पहले ना बच्चा आपको थोड़ा बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक अच्छा काम कर रही है, भला काम कर रही है, दे आर डूइंग अ नोबल वर्क। इसके साथ साथ क्योंकि दे आर डूइंग नोबल वर्क, इट इज मैनेज्ड बाय ट्रस्ट सोसाइटीज, जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो क्योंकि वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पर ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। तो आपको ये सब पहले लिखना पड़ेगा। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज डूइंग अ नोबल वर्क। Most of the educational institution is managed and run by societies and trusts, which include schools, colleges and universities. Because it is not for profit in nature, वहां पर ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट मैंने बोल दिया। अभी देखो मैं कैसे रिवर्स कर रहा हूं। However, due to the changing situation, even private players have started entering into this education industry. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का भी हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि यस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्यों आजकल जरूरत पड़ रही है। आज के पहले तक इसको एक नोबल प्रोफेशन माना जाता था, जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट था, जिसमें ट्रस्ट और सोसाइटी काम करते थे। बट आज कॉम्पिटिटिव हो, पहले नहीं था बट आज कॉम्पिटिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस भी खुल चुके हैं। आप और थोड़ा ऐड कर सकते हो। आज के जमाने में इंटरनेट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहले कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज जाते थे, आजकल ऑनलाइन डिग्रीज आ चुकी है। फॉरेन कंट्रीज में गूगल सर्टिफिकेशन ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये इसके वजह से पूरा पढ़ाई करने का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। सो ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, आप कभी भी देखो, एक फिक्स टाइम दे दिया, प्रोफेसर से चैट कर लो, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। 5 मेन रीजन है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों लगता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। 5 मेन रीजंस। आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इनफैक्ट आप अपने इंस्टीट्यूट का भी सोचोगे ना, आपको आंसर मिलेगा। आप आईआईएम्स का भी बस सोचोगे, आपको मिल जाएगा। सबसे पहले व्हाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नीडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सोचो, सबसे पहला अच्छा नाम बनाने के लिए, बरोबर कि नहीं। एक बार आपने नाम बना लिया आईआईएम्स, इफ आई वांट टू डू एमबीए, आई वांट टू डू इट फ्रॉम द एलीट इंस्टीट्यूशन। एंड एमबीए के लिए एलीट इंस्टीट्यूशन इंडिया में कौन है? आईआईएम्स, बरोबर कि नहीं। सो आईआईएम्स ने अपना नाम, रिकॉग्निशन इतना ज्यादा बना दिया, तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में काम आया। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने रिकॉग्निशन और फेम। दूसरा, कट ऑफ कितना हाई है? डोंट यू थिंक सो? यस, सो दे अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट, हाई कट ऑफ्स। आपने अपना नाम और रिकॉग्निशन के लिए आप एसएम यूज कर सकते हो, उससे आप टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बेस्ट लॉट आप क्या कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। एक बार आपने अच्छे स्टूडेंट्स भी रख लिए तो आप वैसा करिकुलम डिजाइन करोगे जिससे क्या होगा, उनको बेस्ट नॉलेज इंपार्ट कर सको। आपने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा बच्चा, अपना इंस्टीट्यूट भी एवरी 5 इयर्स में क्या करता है, सिलेबस चेंज करता है विद द चेंजिंग टाइम्स, क्योंकि बच्चे को अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए, करंट सिनेरियो पे उसको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए अपना इंस्टीट्यूट भी वैसा ही करता है। सो उन्होंने पहले अपना नाम और रेप्यूटेशन बनाने के लिए एसएम यूज कर सकते हैं, फिर अच्छे स्टूडेंट्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, फिर उनको वैसा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, अप टू डेट सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। फिर वैसे फैकल्टीज, वैसे प्रोफेसर्स हायर किए जाएंगे और कोशिश किया जाएगा कि वो हमारे साथ लंबे समय तक रहे। एंड लास्ट में हमारे स्टूडेंट्स का इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप किया जाएगा, पर्सनालिटी डेवलप की जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। तो यही 5 पॉइंट्स है बच्चा यहां पर लास्ट में।
तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो लिखा है, एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ नोबल प्रोफेशन, इट इज मैनेज्ड बाय ट्रस्ट एंड सोसाइटी। जैसे मैंने बोला, इट इज मैनेज्ड बाय ट्रस्ट एंड सोसाइटी। इसमें कौन आते हैं? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। बोला कि नहीं? यस, ये पहले पैराग्राफ में आपने बोल दिया। क्योंकि ये नॉन कमर्शियल होता है, इसके पास कोई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं होता, देयर इज नॉट मच कॉम्पिटिशन। बट अभी मेरे को बोलो क्या हो रहा है? एज द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, बरोबर कि नहीं? थोड़ा थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो कंपटीशन धीमे धीमे बढ़ रहा है। एजुकेशनल डिलीवरी सिस्टम हैज अंडरगॉन कंसिडरेबल चेंजेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट। इसका आपको एक्सप्लेनेशन देखो यहां पर, इंटरनेट लॉ स्कूल आया, जैसे कॉन्कॉर्ड स्कूल ऑफ लॉ यूएस में। Nearly 200 students who can access lectures anytime and chat at fixed time with the professor। जैसे मैंने बोला, आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख लो, जब भी डाउट है तो ये टाइम पे प्रोफेसर अवेलेबल है, आप उनसे डाउट्स ले लो। ऑनलाइन डिग्रीज आर बिकमिंग कॉमन एंड रिप्रेजेंट अ थ्रेट फॉर ट्रेडिशनल कॉलेज। डिस्टेंस लर्निंग भी हो सकता है, गूगल सर्टिफिकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। फिर ये मेन आंसर है बच्चा, बट आपको ना ऊपर का भी पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। मैंने बोला ना बच्चा, द वे यू प्रेजेंट योर आंसर विल ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट, तो आपको ऊपर के सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और देखो ये आंसर को ऐसे ही सोचना है कि आप आईआईएम के ट्रस्टी हो, तो आप एक बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बड़े पोजीशन पे हो, तो आप एसएम कैसे इस्तेमाल करोगे? तो देखो लिखा है यहां पर, Through the use of strategic management, institutions are expected to concentrate their attention towards, तो वो क्या करेंगे? Getting a better name and recognition, अच्छा नाम कमाएंगे पहले। फिर एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए इनवाइट करेंगे। फिर ऐसा करिकुलम बनाएंगे, सिलेबस ऐसा डिजाइन करेंगे ताकि वो अच्छे इंसान बन सके और उनको जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं हो, प्लेसमेंट असिस्टेंस। फिर अच्छे फैकल्टीज को वो पहले अपॉइंट करेंगे, फिर अपने पास लंबे समय तक रखेंगे। एंड लास्ट, प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर चैलेंजेस बाय कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये था बच्चा हमारा एक पॉइंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अभी वही मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या सोचने का। आप मुझे बताओ, पहले के जमाने में, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले के जमाने में जब दवाइयों के बारे में इतना रिसर्च नहीं हुआ करता था, जब ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, तो पेशेंट्स को बीमार थे तो वो बार बार हॉस्पिटल्स जाते थे। बट अभी क्योंकि एडवांसमेंट हो चुका है दवाइयों का, इतने ज़्यादा रिसर्च होते हैं, दवाइयाँ, पेशेंट्स जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो इवन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को ऐसा लगा कि हमें भी कुछ और सोचना चाहिए अपार्ट फ्रॉम ट्रीटिंग पेशेंट्स। तो उन्होंने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू द हॉस्पिटल, व्हाई कांट वी गो टू द पेशेंट्स हाउस? तो इसीलिए उन्होंने होम सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब क्यों किया? विद द यूज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहले मैं ब्लड चेकअप करना, बॉडी चेकअप कराना था, ब्लड टेस्ट करवाना था, पहले मैं जाता था पैथोलॉजिकल लैब, आजकल पैथोलॉजिकल लैब घर पे आ जाता है। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कंपटीशन के वजह से हुआ। सिनेरियोस चेंज हो गए, कस्टमर्स का प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, ठीक है। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। Modern hospitals are creating new strategies as advances in the diagnosis and treatment of chronic diseases are undercutting that earlier mission। तो पहले पेशेंट्स बहुत सालों तक हॉस्पिटल्स के विजिट करते थे, आजकल वो कम हो चुका है। तो अभी वो कम हो चुका है तो पेशेंट्स कम बार हॉस्पिटल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू कम हो रहा है हॉस्पिटल्स का। हॉस्पिटल्स आर बिगिनिंग टू ब्रिंग द सर्विसेज टू द पेशेंट्स एज मच एज ब्रिंगिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। जैसे मैंने बोला, मैं आज हॉस्पिटल नहीं जाता, हॉस्पिटल बोलता है आप घर पे रहो, हम एक प्रॉपर आपको एक सिस्टम दे देते हैं घर पे। आपको एक नर्स मिल जाएगा फुल टाइम 24 आवर्स मॉनिटर करने के लिए, सारे इक्विपमेंट्स घर पे भेज देंगे, बस मेक श्योर कर एक सेपरेट रूम रहे ताकि पेशेंट डिस्टर्ब ना हो। ऐसे भी बोलते हैं हॉस्पिटल्स। कितना अच्छा फैसिलिटी है ये। ऑफ कोर्स दैट विल चार्ज, दे विल चार्ज प्रीमियम फॉर दिस, बट ऑफ कोर्स मेरे को नहीं जाना हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल मेरे घर पे आने को रेडी है। सो नाइस। देखो लिखा है, पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग डोर टू डोर सैंपल्स।
तो पहले जो क्रॉनिक केयर था, क्रॉनिक केयर का मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं, जिसका ट्रीटमेंट बहुत सालों तक चल सकता है। विल रिक्वायर डे ट्रीटमेंट फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एट होम, यूजर फ्रेंडली एम्बुलेटरी सर्विसेज, ये सब सर्विसेज वो देने के लिए रेडी। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, लैबोरेटरी टेस्टिंग, ये सब आपको घर पे भी मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए कि आपका हॉस्पिटल अच्छा परफॉर्म करे, आपको लोकल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर, हम लोग बोलते हैं ना जीपी, जनरल फिजिशियन, उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, सो दैट दे रेफर द पेशेंट्स टू देयर हॉस्पिटल। रिन्यूड एंड डिपेंड कोलैबोरेशन विद द फिजिशियन, बरोबर कि नहीं? यस। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया। व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड इंटीग्रेशन? मैं हॉस्पिटल हूं, पहले एम्बुलेंस का सर्विसेज कोई और प्रोवाइड करता था, अभी मैं ही एम्बुलेंस का सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूं। पहले कैंटीन नहीं हुआ करता था, अभी कैंटीन फैसिलिटी भी आ गया। पहले वेस्ट डिस्पोजल नहीं हुआ करता था, अभी वेस्ट डिस्पोजल भी मैं करता हूं। सो आई हैव वेंचर्ड आउट इनटू अदर एक्टिविटीज आल्सो. So backward integration strategies that some hospitals are pursuing, including acquiring ambulance services, waste disposal services, diagnostic services, तो ये सब जो पहले आउटसोर्स हो जाता था, कोई और करता था, अभी मैं वो करने लगा हूं एज अ हॉस्पिटल. The whole landscape is changing बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. आजकल बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा एज हॉस्पिटल अथॉरिटीज, एज डॉक्टर्स. हमें अपने पेशेंट को फुल डिस्क्लोजर देना है. क्यों? क्योंकि वो गूगल करता है, वो बाकी लोगों से, देखो डॉक्टर से ओपिनियन लेना इज डिफरेंट, बट ही हिमसेल्फ इज रिसर्चिंग अबाउट द ऑप्शंस. दैट इज नॉट राइट. मेडिकल ओपिनियन लेना है तो आप प्रोफेशनल से लो. सो इसीलिए इंटरनेट के वजह से पूरा लैंडस्केप चेंज हो चुका है, एनवायरनमेंट ही चेंज हो चुका है. मिलियंस ऑफ पर्सन्स विल रिसर्च द मेडिकल एलिमेंट्स ऑनलाइन, which is causing a dramatic shift in the balance of power between doctor, patient and hospital. तो आप मुझे बताओ, अगर मेरे को बीमारी है तो मैं डॉक्टर से पूछना चाहिए ना, मैं खुद गूगल करके खुद ही दवाई लूं क्या? इज इट राइट? नो. तो इसमें डॉक्टर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो भी है बता देवे ट्रांसपेरेंटली कि दिस इज द इश्यू विथ यू, एंड आपको चाहिए तो यू कैन टेक अनदर ओपिनियन फ्रॉम सम अदर डॉक्टर, बट डोंट गूगल इट्स बाबा. आप डॉक्टर से पूछ लो, बरोबर कि नहीं? सो उसके वजह से फुल डिस्क्लोजर देना जरूरी है पहले ही आउट फ्रंट. एंड इंटेल ने तो आजकल लोगों को मेडिकल सर्विसेज वर्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप डिस्कस कर लो, हम लोग आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे. अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, टीवी पे एक ऐप आया था प्रैक्टो, तो वैसे ही है, वर्चुअल मीटिंग विद द डॉक्टर्स, बरोबर. तो ये कुछ हॉस्पिटल स्ट्रैटेजीज है बच्चा जो बहुत पॉपुलर है आज के ज़माने में. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है व्हाट आर द फेमस हॉस्पिटल स्ट्रैटेजीज. तो ये सब है बच्चा. जैसे पहला वाला है प्रोवाइडिंग फ्री आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर, फिर है फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर, होम हेल्थ सर्विसेज, तो ये सब नाम है बच्चा, ठीक है. साइकाइट्रिक सर्विसेज, विमेन मेडिसिन सर्विसेज, इंडस्ट्रियल मेडिसिन सर्विसेज, सो दीज आर द सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज. सो ये पार्ट यहां पर हम लोगों का हो गया है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स. अभी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंटल एजेंसीज, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स को क्यों जरूरत है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की? सबसे पहले तो बच्चा आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट का काम करती है वो किसके पैसों से करती है? आपके, मेरे, हम सब के पैसों से, राइट? यू, मी, एवरीबडी पेज टैक्सेस, वी पे पेनल्टीज, वी पे फाइन्स, एंड कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होता है. उसी से गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है. रेलवेज में, मेट्रो, ब्रिजेस, बरोबर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डैम्स, ये सब का जो भी खर्चा होता है वो कहां से होता है? हमारे और आपके पैसों से. सो वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकता है, गवर्नमेंटल बॉडी भी हो सकती है, इवन गवर्नमेंट बैंक्स भी हो सकते हैं.
So everybody who's working for governmental departments, ये सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सही तरीके से पैसों का इस्तेमाल करे। क्यों? अल्टीमेटली वॉट एवर वी आर गिविंग इज बीइंग यूज्ड बाय देम, एवरीबडी इज यूजिंग टैक्स पेयर्स मनी। सो उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो सही तरीके से क्या करे, काम करे, सही जगह पर पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंड करे। इसीलिए एसएम वहां पर भी जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है वहां पर, उनके पास जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनको इतना पावर्स नहीं मिलता। एक प्राइवेट बैंक के चेयरमैन के पास जितना पावर्स है, क्या उतना पावर्स एसबीआई के चेयरमैन के पास है कि वो कुछ भी अलग से कर सकते हैं? क्या उतना ही पावर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन के पास है? नो। क्योंकि उनको पता है हम लोग जो काम कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी एट लार्ज के लिए कर रहे हैं। वी आर नॉट हियर टू डू बिजनेस, वी आर ऑल्सो हियर टू सर्व द सोसाइटी एट लार्ज। तो इंडियन रेलवेज टिकट का फेयर नहीं बढ़ा सकता इतना। क्यों? क्योंकि वी आर हियर टू सर्व द सोसाइटी एट लार्ज। तो उसके वजह से जो नुकसान होने वाला है वो कौन बेयर करेगा? इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बट उससे पब्लिक को नुकसान होना चाहिए क्या? नहीं। इसीलिए इनको भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जरूरी है। तो उनको ऑटोनॉमी नहीं मिलती। ऑटोनॉमी का मतलब उनको फ्रीडम नहीं मिलता। तो एक कोई प्राइवेट प्लेयर होगा, जैसे प्राइवेट बैंक, दे हैव द ऑप्शन ऑफ एक्सपांडिंग देयर बिजनेस, मर्जिंग विद अदर बिजनेस। बट यहां पर गवर्नमेंट बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को परमिशन लेना पड़ेगा। और परमिशन भी कब मिलेगा? व्हेन दे फील कि ये बिजनेस हमारे ये बिजनेस के साथ सिंक करेगा, समाज के लिए, सोसाइटी एट लार्ज के लिए अच्छा होगा, तो ही करने मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एंड आए दिन फिर उसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट होते हैं। तो ये सब होने की वजह से जो स्ट्रैटेजिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं एसएम, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक से लगा नहीं सकता, क्योंकि उसको ऑटोनॉमी नहीं है। उसने जो भी डिसीजंस लेना है उसको फ्रीली उसको इंप्लीमेंट करने नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल डिबेट्स होंगे उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं फुल आउटपुट मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर भी ये सब सोचकर भी अगर आज भी कुछ डेवलपमेंट करने की बात आती है, कुछ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने की बात आती है, तो भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं विद दिस अपॉर्चुनिटी कि यस, हमें भी अपने आप को प्रूव करने का चांस मिलेगा, जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर। तो उनको भी अच्छा लगता है कि यस, हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगा रहा है, हम भी अच्छे से काम करेंगे। एंड हर डिपार्टमेंट को जो फंडिंग मिलती है वो एक एलोकेटेड फंडिंग मिलती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा पैसे मिले, आपको ज्यादा पैसे एलोकेट हो, तो आपको वैसा प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि अब तक आपने पैसे कैसे यूज किए और आगे आप ये पैसों का कैसे इस्तेमाल करने वाले हो। तो शायद आपको एक्स्ट्रा पैसे भी एलोकेट किया जा सकता है। याद रखो बच्चा, गवर्नमेंट आपको जो फंड्स अलॉट कर रही है एज अ डिपार्टमेंट, वो क्यों कर रही है? ताकि आप पब्लिक एट लार्ज के लिए काम करो, रोड बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, डैम बनाओ, रेलवेज बनाओ, मेट्रो बनाओ। तो वो नहीं चाहेंगे कि एक डिपार्टमेंट पैसे का मिस यूटिलाइजेशन करे। तो अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके देते हो और उनको रिपोर्ट सबमिट करते हो कि हमने प्रॉपर इस्तेमाल किया ये पैसों का, तो आपको ज्यादा फंडिंग भी मिल सकती है आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इधर एसएम काम आता है। तो आई होप आपको समझा बच्चा एसएम कहां पर काम आता है गवर्नमेंटल एजेंसीज के लिए। तो देखो ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई म्युनिसिपल अथॉरिटी हो, या कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट हो। पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, गवर्नमेंट का भी होल्डिंग है, बैंक हो सकता है, एलआईसी हो सकता है, वैसा। They are responsible for formulating, implementing and evaluating the strategy that use किसका मनी? टैक्स पेयर्स मनी इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, ताकि वो हमारे को सर्विसेज दे सके। बरोबर की? तो आजकल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत जगह पे यूज हो रहा है क्योंकि हमें एफिशिएंसीज लानी है, काम अच्छे से करवाना है। बट उनको क्या मिलता है? पावर मिलता है क्या? नहीं, उनको ज्यादा पावर्स नहीं मिलता। उनको अलाउड नहीं है दूसरे बिजनेस में एक्सपांड करना। बरोबर कि नहीं? वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते अनरिलेटेड बिजनेस में। तो एक बैंक दूसरा बिजनेस, प्राइवेट बैंक दूसरा बिजनेस कर सकता है, बट
ये प्राइवेट है ना तो वो कर सकते हैं, बट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल भी मिलेगा कब? व्हेन द गवर्नमेंट और व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फील्स कि इससे फायदा होगा पब्लिक एट लार्ज का। तो सो स्ट्रैटेजिस्ट एंजॉय लिटिल फ्रीडम इन ऑल्टरिंग द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। तो आपको मौका नहीं मिलता, जो स्ट्रैटेजी बना रहा है उसको मौका नहीं मिलता कि आप कुछ अलग करो आउट ऑफ द बॉक्स। जो फ्रेमवर्क दिया है समाज सेवा करना, पब्लिक एट लार्ज की भलाई करना, उसी के लिए आपको काम करना है। लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिशियंस हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द डिसीजन एंड रिसोर्सेज। तो इशू क्या हो जाता है? पॉलिटिसाइज हो जाता है, अननेसेसरी डिबेट होगा, पॉलिटिकल डिबेट। सो गवर्नमेंट एजेंसीज भी, एम्प्लॉइज बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, दे गेट एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। जहां भी मौका मिलता है उनको अपना आपको प्रूव करने का, वो अच्छा करने का कोशिश करते हैं, मोटिवेट रहते हैं उससे। और ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, अगर आपको एडिशनल फंडिंग चाहिए तो ये भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस दिस कवर्स आवर फिफ्थ एस्पेक्ट। कौन सा एस्पेक्ट था बच्चों? ये हमारा दैट इज SM इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बाकी है, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिजनेस पॉलिसी। तो चलो मैं आपको बिजनेस पॉलिसी पढ़ाता हूँ। सबसे पहले बच्चा अगर मैं आपको बताऊँ सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस पॉलिसी? बिजनेस पॉलिसी का सिंपल मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डूइंग द बिजनेस। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस में क्रेडिट पॉलिसी होती है, उधारी दूं या उधारी नहीं दूं, वेदर आई शुड गिव क्रेडिट टू द कस्टमर और वेदर आई शुड नॉट गिव क्रेडिट। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में होता है डिस्काउंट पॉलिसी। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है कि हम किसी को डिस्काउंट नहीं दे सकते, सॉरी। ये क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, व्हेन यू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको HR बहुत सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करवाएगा और आपसे वो कुछ पॉलिसीज रीड आउट करवाएगा, मतलब काम करने का तरीका, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट विल बी योर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब डिफाइंड रहेगा, आपका काम करने का तरीका। इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस पॉलिसी। जनरली बिजनेस पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को पता है अगर ये नहीं बनाएंगे ना तो एम्प्लॉइज और वर्कर्स छोटी छोटी बात के लिए आके हमें परेशान करेंगे। सो बिजनेस पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द मैनेजमेंट। व्हाई? सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन, ताकि एम्प्लॉइज को पता चले कि डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है, क्रेडिट देना है नहीं देना है, ये सब। ठीक है, सो यही है बच्चा बिजनेस पॉलिसी। देखो लिखा है बिजनेस पॉलिसी आर गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न द एक्शंस ऑफ दोज हु आर पार्ट ऑफ इट। तो जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो सबको पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप हमसे गुड्स खरीदोगे, विल यू गेट डिस्काउंट, विल यू नॉट गेट डिस्काउंट। डिफाइंस द स्कोप विद इन विच द डिसीजंस में बी टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स। तो मैंने जैसे बताया एम्प्लॉइज को मैंने रूल दे दिया कि अगर किसी ने 5 लाख के ऊपर गुड्स खरीदा है तो यू कैन गिव 5% डिस्काउंट। किसी ने अगर 10 लाख के ऊपर गुड्स खरीदा है तो यू कैन गिव 10% डिस्काउंट। तो ये मैंने गाइडलाइंस दे दिया है एम्प्लॉइज को काम करने के लिए। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ बच्चा? ये कहां से स्टार्ट हुआ? 1911 में स्टार्ट हुआ, जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इंटीग्रेटिव कोर्स इशू किया मैनेजमेंट का। दे स्टार्टेड विद अ कोर्स, केस स्टडी मैनेजमेंट का, जिसमें उन्होंने क्या सिखाना चालू किया? जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी? अगर कोई मेरे को पूछेगा तो इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट and the crucial problems that affect the success or in the total enterprise and the decisions that determine the direction of the organization। तो जैसे मैंने बोला ये क्या है? फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका? सीनियर मैनेजमेंट का। और इससे क्या पता चलेगा? इमेजिन करो ना बच्चा, अगर ऐसा डिस्काउंट पॉलिसी नहीं होता या क्रेडिट पॉलिसी नहीं होता तो मैं सबको देता उधारी, तो मेरे बिजनेस को इफेक्ट होता कि नहीं होता? होता। इसीलिए कोई HR पॉलिसी ही नहीं होता तो
कब आना है कब जाना है नहीं होगा तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज ही नहीं होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना, राइट? इसीलिए ये सब है. सो विद दिस गाइज आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1. आई होप आपने इसको थोड़ा समझा होगा और मेरे साथ याद किया होगा. टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स थे? 6 कॉन्सेप्ट्स थे. आप मेक श्योर करो कि आप इसको बार बार देखो एंड याद करने की कोशिश करो, ठीक है? सो विद दिस बच्चों वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर. वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 3. देखो रिवीजन करते वक्त ना पहले चैप्टर 1 फिर चैप्टर 3 फिर चैप्टर 2 करेंगे, ठीक है? सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.